हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। तो आज हम एक नई ट्रिक और एक नए कंसेप्ट की बात करने वाले हैं पूरे रोटेशन चैप्टर में। रोटेशन जो मैकेनिक्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट है, पूरे रोटेशन चैप्टर में IAOR का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन जो रोटेशन और ट्रांसलेशन के कॉम्बिनेशन पर बने हैं हम उनको IAOR की मदद से बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको IAOR का इस्तेमाल करना, IAOR को कैसे ढूंढते हैं और कैसे IAOR का यूज करते हैं, दोनों चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से देखें और उसको एक ट्रिक बना लें, कंसेप्ट बना लें और उसका जगह जगह पर आप इस्तेमाल करें। तो पहले फटाफट से हम IAOR कंसेप्ट को जरा समझें। तो IAOR कंसेप्ट आप अच्छे से जानते हैं कि रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों तरह के जो मोशन कर रही है बॉडी, उसको अगर हम एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू देखें जिस एक्सिस के थ्रू बॉडी प्योर रोटेशन करता हुआ दिखाई दे मुझे, तो ऐसी एक्सिस IAOR कहलाती है। और ऑब्वियसली वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस होती है, अलग अलग समय पर वो एक्सिस अलग अलग जगह से पास होती है, पर हर मोमेंट ऑफ टाइम पर ये एक्सिस एक ऐसे पॉइंट से पास होती है जिसका वेलोसिटी होता है 0। Hence, instantaneous axis of rotation IAOR, instantaneous axis of rotation एक ऐसी imaginary axis होती है, it is an imaginary axis, ऐसी imaginary axis होती है जिस axis के about body का motion कुछ मोमेंट के लिए प्योर रोटेशन जैसा दिखाई देता है। तो ऐसी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई अपीयर होती है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी जो रोटेशन कर रही है, जैसे मान लेते हैं मैं एक डिस्क का एग्जांपल लेता हूं और वो डिस्क रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों कर रही है। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास किसी v0 वेलोसिटी से चल रहा है और डिस्क किसी ओमेगा नॉट से घूम रही है ना। हेंस अगर अपन इस एक्सिस के थ्रू बॉडी को देखते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेशन कर रही है और ये एक्सिस खुद ट्रांसलेशन कर रही है। ऐसा होने की वजह से ये जो मोशन है दैट इज CRTM, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है लीनियर वेलोसिटीज और एंगुलर वेलोसिटीज या लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप निकालना, क्योंकि कोई फिक्स्ड या सेट रिलेशनशिप इन वेरिएबल्स के बीच नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। हेंस वो हमें कंडीशन ढूंढनी पड़ती है जो कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है। ऐसा होने की वजह से दोनों तरह के मोशन अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हमें किसी तरीके से अगर कोई ऐसी एक्सिस इमेजिन कर लें जो जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करती हुई दिखाई दे, तो फायदा जो होगा वो ये होगा कि केवल रोटेशनल वेरिएबल्स में सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। हेंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे कम, हेंस इक्वेशंस कम बनेंगी, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में अगर ये डिस्क कर रही है प्योर रोलिंग, ये डिस्क अगर कर रही है प्योर रोलिंग, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है स्टेशनरी ग्राउंड पर प्योर रोलिंग हो रही है, क्या ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 0। हेंस इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से अगर एक इमेजिनरी एक्सिस पास करा दी जाए तो ये बॉडी जो अभी रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों कर रही है, इसी बॉडी को हम इस एक्सिस के अबाउट इसी मोमेंट पर प्योर रोटेशन करता हुआ सोच सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसी बॉडी को देखें तो प्योर रोटेशन करता हुआ सोच सकते हैं। जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है और जो IAOR के अबाउट बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होती है। इस वजह से कंसेप्ट और ज्यादा यूजफुल हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी ही नहीं, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का भी केस है, मान लेते हैं इस केस में अगर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता अल्फा, तो जो अल्फा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है वही एंगुलर एक्सेलरेशन IAOR के अबाउट भी होता है। हेंस इस वजह से IAOR कंसेप्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार हो जाता है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है IAOR को लोकेट करने के लिए कि IAOR हमेशा एक ऐसे पॉइंट से पास करती है जिसका वेलोसिटी होता है 0। तो जो सबसे मुश्किल है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसेप्ट में, जो सबसे मुश्किल बात है वो है लोकेशन ऑफ IAOR। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं मैं जो फटाफट बता रहा हूं। तो लोकेटिंग IAOR, किन किन बातों का ध्यान रख के हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि IAOR एक ऐसे पॉइंट से पास करता है जिसका वेलोसिटी हमेशा होता है 0, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। IAOR passes थ्रू इंस्टेंटेनियस सेंटर IC, और ये वो पॉइंट होता है जिसकी वेलोसिटी होती है 0। तो अगर आप फिजिकल इवैल्यूएशन से कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ पाए जिसका वेलोसिटी 0 हो तो उसी पॉइंट से IAOR पास करेगा। IAOR या ऐसा पॉइंट यूनिक होता है और IAOR भी यूनिक होती है। दैट मींस एक गिवन सिस्टम की एक ही IAOR होगी और एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट से वो IAOR पास हो रही होगी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसकी मदद से हम IAOR को लोकेट कर पाते हैं या कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर दूसरा पॉइंट है जिसकी मदद से IAOR को लोकेट करते हैं कि बॉडी जो ट्रांसलेशन रोटेशन
रोटेशन दोनों कर रही है, अगर आप किन्हीं दो पॉइंट की वेलोसिटीज की डायरेक्शन समझ सकें, मैग्नीट्यूड नहीं केवल डायरेक्शन समझ सकें, और अगर वो डायरेक्शंस आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, तो फिर अगर उन डायरेक्शन से हम नॉर्मल खींचें तो नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट वुड बी द लोकेशन ऑफ आईसी, और वहीं से आईओआर पास होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी सच में प्योर रोटेशन कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और मैं कोई पॉइंट 1 की बात करता हूं तो पॉइंट 1 के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v1, और मैं कोई पॉइंट 2 की बात करता हूं तो पॉइंट 2 के पास जो वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगी v2, राइट, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट किसी ओमेगा से घूम रही थी। तो हम एक काम करें, पॉइंट नंबर 1 की जो वेलोसिटी है उससे एक नॉर्मल खींचें, पॉइंट नंबर 2 की जो वेलोसिटी है उससे एक नॉर्मल खींचें, इन दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, और क्या वहां से आईओआर पास हो रही होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of normal, point of intersection of normals drawn on velocity vector, ये सेकंड पॉइंट है और सबसे ज्यादा यूजफुल यही पॉइंट है, ज्यादातर केसेस में इसी का इस्तेमाल होता है। तो किन्हीं दो पॉइंट के जो वेलोसिटी के डायरेक्शन है उससे खटाखट मैंने नॉर्मल खींचा और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दो पॉइंट आपने ढूंढे हैं अगर उनकी वेलोसिटीज, ये पॉइंट नंबर 2 कब लगेगा जब वेलोसिटीज पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो। हेंस अगर वेलोसिटीज पैरेलल होंगी तो हम क्या करेंगे और एंटी पैरेलल होंगी तो हम क्या करेंगे, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 को देख लेते हैं कि अगर वो जो दोनों पॉइंट है उनकी वेलोसिटी अगर पैरेलल है तो हम क्या करेंगे। ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है और वो जो दो पॉइंट मैंने ढूंढे हैं उसमें से पहला पॉइंट ये है और पहले पॉइंट के पास वेलोसिटी है v1, लेट अस इमेजिन ये पॉइंट नंबर 1 है और दूसरा पॉइंट ये है पॉइंट नंबर 2 और इसकी वेलोसिटी है v2। क्या आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटीज आपस में पैरेलल है। सही बात है। मान लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में जो गैप है वो गैप है r, एंड ऑब्वियसली v2 का जो वैल्यू है वो v1 से है बड़ा। तो क्या हम डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो इंस्टेंटेनियस सेंटर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसी पर लाई करेगा, बाहर में होगा और छोटी वेलोसिटी वाले पॉइंट के करीब होगा। तो मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है ये लेसर मैग्नीट्यूड वाली वेलोसिटी से x डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं ऐसा। और ये जो बॉडी है ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट अगर ओमेगा से घूम रही थी तो क्या हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, हम लिखेंगे v1 इज इक्वल टू एक्स ओमेगा और हम लिखेंगे v2 इज इक्वल टू r प्लस एक्स ओमेगा, r प्लस एक्स ओमेगा। दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या v1 बाई v2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन r प्लस एक्स। क्या आपको अगर v1 v2 और r तीन चीज पता हो, दैट मीन्स दो पॉइंट जिनकी वेलोसिटीज पैरेलल हैं उनके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पता हो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप पता हो, v1 पता हो, v2 पता हो और r पता हो, तो क्या हम x लोकेट कर पाएंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट कर पाएंगे। और ऐसा ही चौथा और आखिरी पॉइंट, अगर दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज एंटी पैरेलल हो तो फिर कैसे लोकेट करेंगे। तो अगर एंटी पैरेलल हो तो ऐसा तब होगा, मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है ऐसे किसी ओमेगा से और एक पॉइंट आपने पॉइंट नंबर 1 ऊपर लिया और पॉइंट नंबर 2 आपने ले लिया नीचे। हेंस पॉइंट नंबर 2 के पास वेलोसिटी है v2 इस डायरेक्शन में और पॉइंट नंबर 1 के पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अगर वेलोसिटीज एंटी पैरेलल हैं तो फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग बट समवेयर इन बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली मिडवे बट समवेयर इन बिटवीन द पॉइंट्स। यहां पर कहां था अवे, यहां कहां है इन बिटवीन, है ना भाई। और फिर अगर 1 और 2 के बीच में जो गैप है, 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो है अगर r, तो छोटे मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट से अगर x डिस्टेंस पर इंस्टेंटेनियस सेंटर है अगर, तो क्या फिर हम लिख पाएंगे v1 इज इक्वल टू एक्स ओमेगा एंड v2 इज इक्वल टू r माइनस एक्स ओमेगा और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो v1 बाई v2 वुड बी इक्वल टू x अपॉन r माइनस एक्स। हेंस अगर आपको v1 पता है, v2 पता है, r पता है तो क्या फटाफट से इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट कर पाओगे। तो ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं ये लोकेटिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर के हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करोगे तो ही तुम आईओआर कांसेप्ट का इस्तेमाल कर पाओगे। अब मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट करना और ढूंढना रहता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक रॉड दिया हुआ है हमें, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी के पास वेलोसिटीज हैं 20 और 30 सेंटीमीटर्स पर सेकंड एज शोन इन दिस डायग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो सेंटर ऑफ द रॉड
जो यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ द रॉड जो यहाँ कहीं होगा, इसकी वेलोसिटी बतानी है। कौन सा वाला केस है? एंटी पैरेलल वाला केस है। क्या जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, क्या वो इंस्टेंटेनियस सेंटर इन दोनों के कहीं बीच में होगा और क्या छोटे वाले के करीब होगा? तो मान लेते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है IC और छोटे वाले से ये इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी x डिस्टेंस पर है ना भाई। और इस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट अगर ये पूरी की पूरी बॉडी किसी ओमेगा से घूमती है तो क्या ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है 20, क्या मैं लिखूंगा 20 इज इक्वल टू x ओमेगा, एंड यहां से यहां तक का गैप कितना हो जाएगा भाई? रॉड की लंबाई कितनी है, रॉड की लेंथ कितनी है? रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 100 माइनस ऑफ x इंटू ओमेगा, कौन 30, हेंस 30 इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ x इंटू ओमेगा। क्या मैं यहां से x के लिए सॉल्व कर लूं? x के लिए सॉल्व कर लूं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ x अपॉन x, तो 3x इज इक्वल टू 200 माइनस ऑफ 2x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर्स, तो x की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। हेंस जो सेंटर है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा? 10 सेंटीमीटर, है ना। और ओमेगा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। हेंस जो सेंटर की वेलोसिटी होगी, क्या आप समझ रहे हैं? सेंटर वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ऐसे VC, और VC का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो होगा 10 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू है 20/x, 20/x, और x है कितना 40। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20/x, और x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू है 40। तो देखो क्या क्या हुआ, ये सब कटा, 2 5 10, हेंस जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 5, डायरेक्शन हो गया j कैप, आंसर हो गया 5 j कैप। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, आंसर हो गया 5 j कैप, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन लोकेट IC इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन कहां से पास करेगी? तो कहां से पास करेगी? सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर टुवर्ड्स A, है ना। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स A वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L इज गिवन एन इंपल्स, ऐसे एक इंपल्स लगाया राइट एंगल पर at a distance x from the center, find the distance of instantaneous center of rotation from the center of the rod। रॉड के सेंटर से इंस्टेंटेनियस सेंटर ढूंढो कहां होगा। तो देखो फटाफट समझो, इस इंपल्स के एप्लीकेशन से क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर बात करोगे, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल की बात करोगे, तो इस सेंटर ऑफ मास के पास एक लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये जो इंपल्स है, इस इंपल्स को अगर मैं बोल दूं j, मान लेते हैं इस इंपल्स को मैंने बोल दिया j, तो सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी j/m, है ना। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगी j/m, और क्या ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किसी ओमेगा से घूमेगा भी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किसी ओमेगा से घूमेगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, जीरो वेलोसिटी पॉइंट है, वो इधर नहीं हो सकता है, पीछे ही कहीं होगा। हेंस मान लेते हैं यहां कहीं अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर विच मींस जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि सेंटर से किसी z डिस्टेंस पर है, तो क्या आप समझ रहे हैं इस पॉइंट पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी का रिजल्ट जीरो होगा। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में है j/m, और रोटेशनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी कितनी z ओमेगा। क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए? हेंस j/m शुड बी इक्वल टू उधर से कितना z ओमेगा। बस ओमेगा की वैल्यू मिल जाए तो हम z निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी? ओमेगा की वैल्यू आएगी कि इस लीनियर इंपल्स का इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर इंपल्स आएगा उसको देखें तो वो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा कितना j into x, and that would be equal to the angular momentum of the rod immediately after impulse, which is I omega। I कितना है? ml²/12, ml²/12 into ओमेगा। सही है भाई, ml²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है जी, यहां से हम ओमेगा की वैल्यू उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें तो चाहिए z, हेंस z इज नथिंग बट j डिवाइडेड बाय m ओमेगा। j बाय ओमेगा की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, इनफैक्ट j/m ओमेगा की वैल्यू उठा लेते हैं, l² डिवाइडेड बाय 12x, तो l² डिवाइडेड बाय 12x हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, l² डिवाइडेड बाय 12x वुड बी द इंस्टेंटेनियस सेंटर। समझ में आती बात। और आखिरी क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि a यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L is slipping from its vertical position on a frictionless flow। तो फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना, mu इज इक्वल टू 0, रॉड वर्टिकल खड़ी थी, हल्का सा धक्का मार दिया, अब स्लिप कर रही है। ठीक है जी, और अब हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो क्या किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब रॉड स्लिप कर रही होगी, और अगर फोर्सेस देखें कि रॉड पर क्या फोर्सेस होंगे, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर रॉड की ये ओरिएंटेशन है, रॉड स्लिप कर रही है, तो क्या एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा यहाँ से n, और जो सेंटर ऑफ मास होगा रॉड पर उस पर लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg। क्या आप समझ रहे हैं? रॉड पर किसी भी समय पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स
नहीं लग रहा होगा, किसी भी मोमेंट पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ विच द सेंटर ऑफ मास विल नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। चूंकि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास थी ही नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्या सेंटर ऑफ मास के पास हॉरिजॉन्टल मोशन कभी आएगा ही नहीं, हेंस क्या सेंटर ऑफ मास ठीक नीचे गिरेगा, वर्टिकली नीचे गिरेगा। तो सेंटर ऑफ मास ठीक नीचे गिरेगा ऐसे, राइट। हेंस रॉड की इनिशियल पोजीशन में सेंटर ऑफ मास अगर मान लेते हैं यहां कहीं था, तो अभी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहां कहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे वर्टिकली नीचे गिरेगा और फाइनली ये जो रॉड है वो रॉड यहां आ जाएगी इस जगह पर। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब जरा ऑप्शंस देखो। बी कहता है मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। Midpoint of the rod will fall vertically downward, absolutely correct. When the bar makes an angle of theta with the vertical, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रखा है, ये वर्टिकल के साथ रॉड ने थीटा एंगल बना रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट इज ओनली वर्टिकल। तो मुझे समझना होगा कि इस समय सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से किस हाइट पर है, बोलो फटाफट। ये लेंथ है L/2, यहां से यहां तक की जो लेंथ है पूरा नीचे तक ये लेंथ है L/2, ये वाला एंगल थीटा है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल बिकम्स थीटा, हेंस दिस बिकम्स L/2 cos थीटा। पहले सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितनी हाइट पर था, L/2, अब कितनी हाइट पर है, L/2 cos थीटा। कितना डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, L/2 माइनस L/2 cos थीटा, L/2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कह रहा है, दैट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा। सी को देखें, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, अबाउट द पॉइंट विच इज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर। इसको अगर हम एक्सिस की तरह अगर इमेजिन करें, इस पॉइंट को अगर हम एक्सिस की तरह इमेजिन करें, तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन n की कहानी तो हो गई खत्म। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg लग रहा है, क्या इस ग्रेविटेशनल फोर्स mg का जो टॉर्क आएगा mg इंटू ये वाला डिस्टेंस, जो कि कितना हो जाएगा L/2 इंटू sin थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना भाई? हेंस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, दिस मल्टीप्लाइड बाय L/2 इंटू sin थीटा। इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि L/2 sin थीटा का टर्म आएगा उधर। और डी कहता है द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ए इज पैराबोला। ए कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ये गलत है, क्योंकि अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट लिखूं, जो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं, और फिर अगर मैं ए का लोकस निकालने की कोशिश करूं, तो ए का लोकस आएगा एलिप्स, ना कि पैराबोला, जो कि आप चाहे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें हमने एक्चुअली आईओआर के कंसेप्ट का, किसी भी कंसेप्ट का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। देखने में डिफिकल्ट लग रहा था पर काफी इजी है। तो आखिरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती आईओआर का कंसेप्ट हर क्वेश्चन में थोप दें, क्योंकि आईओआर का कंसेप्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो क्वेश्चन को आसान कर देता है। पर कोई क्वेश्चन पहले से ही इजी है, उसमें आप जबरदस्ती आईओआर लगा दें तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है, राइट। तो आप ये ना समझें कि ये रामबाण है, हर जगह लग जाएगा। सोच समझ के इसका एप्लीकेशन हमें करना है। और ऑब्वियसली ऐसा पूरी फिजिक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है फिजिक्स में जो आंख बंद करके कहीं भी फिट इन हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा कि कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आया और एग्जाम में आप इसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वर्किंग वेरी हार्ड।